नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2013 प्रश्न पत्र के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2013 के पेपर में सीडीपी से रिलेटेड कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप अब तक जितने भी केवीएस के प्राइमरी स्तर के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाषा विज्ञान क्या है। तो जैसे जीव विज्ञान की बात कर ले, रसायन विज्ञान की बात कर ले, किसी भी विज्ञान की जब बात की जाती है तो उसमें क्या अध्ययन किया जाता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें क्या क्या समय के साथ बदलाव हुए, यही सब तो अध्ययन किया जाता है। तो भाषा विज्ञान यानी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी उसके बारे में इसमें ज्ञान अर्जित किया जाएगा। इसके अलावा समय समय के साथ जैसे भाषा में विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो कैसे बदलाव होता है, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो पहला विकल्प देखिए, भाषा का उद्गम, उद्गम यानी कि कैसे उसका उत्थान हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, तो ये बात तो सही है। दूसरा देखिए, भाषाओं के बीच संबंध, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपका जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको किसी भी भाषा को अर्जित करने में मदद करती है, साथ ही साथ अन्य लैंग्वेजेस को सीखने में मदद करती है। ये अन्य लैंग्वेज बच्चे कैसे सीख पाते हैं मदर टंग के बाद से, उन्होंने बताया था कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि प्रत्येक भाषा का जो ग्रामर होता है, जैसे हिंदी में आप संज्ञा पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी आप उसी को नाउन पढ़ते हैं, हिंदी में आप सर्वनाम पढ़ेंगे, अंग्रेजी में उसी को प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो जो ग्रामर एक भाषा में है वही ग्रामर दूसरी भाषा में भी होता है, इसी को उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो वहीं तो बोला जा रहा है कि भाषाओं के बीच संबंध, यानी कि सबका ग्रामर समान होता है, संबंध होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसका विवरण कि समय के साथ भाषाएं कैसे बदलती हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। समय के साथ कुछ कुछ नए शब्द जुड़ते जाते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, आज से 20 साल पहले का डिक्शनरी आप उठाएंगे और आज का डिक्शनरी उठाएंगे तो उसमें नए नए शब्द मिलेंगे, यानी नए नए शब्द जैसे जैसे शब्दावलियां बढ़ती जाती है वो डिक्शनरी में ऐड किए जाते हैं। आप लोग कई बार न्यूज में देखते होंगे कि इतने शब्द, नए शब्द डिक्शनरी में जोड़े गए। तो ये कैसे होता है, ये वही तो होता है कि समय के साथ जो भाषा में परिवर्तन होता है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है भाषा विज्ञान में, यानी ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। अब तीनों विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है गतिशीलता। तो गतिशीलता का मतलब होता है कि मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। तो शारीरिक वृद्धि और जो विकास हो रही है वो मूवमेंट थोड़ी है, वो तो शरीर के अंदर वृद्धि हो रही है ना। और विकास की अगर बात कर ले तो विकास मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि आपकी हाइट 2 फुट से 4 फुट हो गई तो ये वृद्धि को दर्शा रहा है, यानी कुछ ना कुछ हम लोग मात्रा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 से 4। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे व्यवहार में 4 किलो परिवर्तन हुआ। तो विकास क्या होता है, वो गुणात्मक होता है, तो इसे गतिशीलता के तौर पर नहीं देख सकते। विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि गतिशीलता का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है। दूसरा दिया गया तत्परता। तत्परता का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए थार्नडाइक का तत्परता का नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर खुद से तत्पर है पढ़ने के लिए तभी वो सीख पाएगा। अब शारीरिक वृद्धि, अब बच्चा तत्पर है कि मेरी हाइट बढ़ जाए, लेकिन अगर उसकी आनुवंशिकता मतलब उसके माता पिता की हाइट कम है और उसको वातावरण भी वैसा मिला, जैसे कि नेपाल में आप देख लीजिए हाइट कम रह जाती है। तो अगर आनुवंशिकता भी हाइट कम करने के लिए और साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी हाइट कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बच्चा कितना भी तत्पर हो जाए वो एक तरीके से वृद्धि अपने अनुरूप नहीं कर सकता। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि को हम तत्परता के तौर पर नहीं देख सकते। आनुवंशिकता की बात की जा रही है तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि और जो विकास होता है वो केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करता बल्कि वातावरण पर भी निर्भर करता है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, परिपक्वन। ये जीन पियाजे का शब्द है। उन्होंने कहा था कि बच्चे जब खुद से करके सीखते हैं तो कहीं ना कहीं चीजों के बारे में उनको संज्ञान प्राप्त होता है और उससे उनमें मैच्योरिटी आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 परिपक्वन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास को आकार देने वाले वातावरणीय घटकों में शामिल है। देखिए, विकास को प्रभावित करने के लिए वातावरण और साथ साथ बच्चे का आनुवंशिकता पूरी तरीके से निर्भर करता है। आनुवंशिकता यानी बच्चे के जन्म के समय जो उसके माता पिता के द्वारा गुण मिले हैं उसे आनुवंशिकता बोलते हैं। और इसके अलावा वो तो
एक बार मिल गया कि हाँ उनके माता पिता के द्वारा ये गुण उसमें बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं जन्म के समय, अब उसके बाद जो वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा वो वातावरण से प्रभावित होगा। क्योंकि एक बार जो प्रॉपर्टी माता पिता से मिल गया, अब ऐसा थोड़ी है कि उसमें बार बार अपडेट होगा, सॉफ्टवेयर थोड़ी है कि बार बार अपडेट होगा। यानी अब जो बच्चा प्रभावित होगा वो पूरी तरीके से वातावरण के संपर्क की वजह से प्रभावित होता है। वातावरण में बच्चे का सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं की जाती है, उसका लालन पालन कैसे हो रहा है, उसको खाना किस प्रकार से मिल रहा है, पौष्टिक है या नहीं, इसके अलावा वो किस संस्कृति में जन्म लिया है, उसके आसपास किस धर्म समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो रही है, ये सब वातावरण के घटक के तौर पर देखे जाएंगे। क्योंकि एक आनुवंशिकता जो मिलनी थी वो उस बच्चे को मिल चुकी है, अब जो कुछ भी बच्चे के साथ घटित होगा वो सब उसका वातावरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। तो पहला दिया गया संस्कृति, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि बच्चे का जन्म जिस भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हुई है उसका उस पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक बच्चे का जन्म किसी एक ऐसे देश में हुआ जहां पर केवल एक ही धर्म समुदाय केवल रह रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि बच्चा केवल अपने धर्म के बारे में ही जान पाएगा। लेकिन एक ऐसा देश जैसे भारत को आप मान लीजिए, वहां पर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है जिसमें सभी धर्म समुदाय के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के आसपास मोहल्ले में सभी धर्म जाति को मानने वाले लोग रहते होंगे। यानी बच्चा कहीं ना कहीं सबके संपर्क में आएगा, और सबके संपर्क में आने की वजह से ये इसका वातावरणीय घटक होगा, यानी कि वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु बनेगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो यही तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है कि बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है उसका उसके विकास पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे कि एक देश जिसमें केवल एक ही समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, तो निश्चित तौर पर वह अपने धर्म के प्रति कट्टर बन सकता है। लेकिन एक ऐसा देश जैसे कि भारतवर्ष जिसमें सभी धर्मों जाति के लोग मिलजुल करके रहते हैं, तो यहां पर जो बच्चा रहेगा वो बचपन से देख रहा है कि सभी धर्म जाति के विशेष के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो नेचर होगा वो सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नजर से देखने वाला होगा। तो ये बच्चे में विकास कैसे हो रहा है, संस्कृति की वजह से ही तो हो रहा है। चलिए, दूसरा दिया गया पोषण की गुणवत्ता, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, एक ही समय दो बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चा जिसको सही से खाना नहीं मिल रहा और दूसरा बच्चा जिसको बिल्कुल पौष्टिक आहार मिल रहा है, तो दोनों के शारीरिक विकास में अंतर होगा। हमसे प्रश्न विकास के बारे में पूछा गया, तो विकास के कई पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो पूरी तरीके से पोषण से प्रभावित होगा, और पोषण क्या है, ये वातावरण का घटक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, पढ़ाई की गुणवत्ता, बिल्कुल सही बात है। अब जब बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं तो पहली बार वो सामाजिकता किससे सीखते हैं, अपने माता पिता से। उसके बाद जब वो विद्यालय जाते हैं तो पढ़ाई, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, विद्यालय में टीचर्स कैसे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि बच्चा संज्ञानात्मक तौर पर कितने स्तर तक ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर बच्चा खुद से करके सीखेगा, लेकिन उसको मोटिवेशन भी तो चाहिए कि आखिर मैं पढ़ाई क्यों करूं, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड तो होता नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी निर्भर करेगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया, उसके वातावरणीय घटक में शामिल होगा। यानी तीनों विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रेरणा आमतौर पर किसके बाद होनी चाहिए। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो मोटिवेशन किसके बारे बाद होना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, दंड। देखिए, दंड चाहे शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो, हमेशा निगेटिव तौर पर देखा जाता है। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को दंड के लिए पूरी तरीके से निषेध करती है। उनका मानना यह है कि आज हम लोग संरचनावाद को सपोर्ट करते हैं, और संरचनावाद के अनुसार बच्चे, जैसे जीन पियाजे जो थे, वो ये मानते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, प्रत्येक चीज को जानने के लिए वो उत्सुक होते हैं। यानी कि बच्चा जब खुद से उत्सुक है तो यानी खुद से इंटरनली मोटिवेटेड होगा चीजों को सीखने के लिए, तो इसके लिए बाहर से दंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमेशा निगेटिव होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, नतीजे की जानकारी। अब देखिए, जैसे नतीजे की जानकारी की मतलब, मान लीजिए किसी परीक्षा में बच्चा सम्मिलित हुआ, उसमें पास हुआ या फिर फेल हुआ, तो ये हुआ नतीजे की जानकारी कि आपका फाइनल आउटकम क्या है। तो ये बच्चे को प्रेरणा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये फाइनली हो गया, क्योंकि बच्चा अब फाइनल रिजल्ट तो आपका साल भर के बाद आएगा ना, तो साल भर के पहले आखिर बच्चा क्यों पढ़े, उसके लिए भी तो उसको मोटिवेट करना है। अब साल भर के बाद मोटिवेट करेंगे, यानी कि हर एक साल बाद मोटिवेट करेंगे, तो बच्चा साल भर में 365 दिन होते हैं, 365 दिन बच्चे को कोई ना कोई कारण चाहिए होता है कि मैं क्यों पढ़ूं। जैसे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर इंटरनली मोटिवेशन है कि हाँ, मुझे भी नौकरी पा करके अपने परिवार का एक तरीके से सहारा बनना है। तो ये आपको इंटरनली मोटिवेट करता है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। यानी
यानी कि प्रेरणा जो होता है वो 24 घंटे बच्चे को कहीं ना कहीं उसको प्रेरित करती रहती है। तो प्रेरणा ऐसा होना चाहिए जो केवल साल के अंत की बात ना करे, बल्कि 24 घंटे बच्चे को सोते जागते उसको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करते रहे, ऐसा प्रेरणा होना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। पहला देखिए, पारितोषिक दिया गया, इसको अंग्रेजी में रिवार्ड बोलते हैं, यानी इनाम के सेंस में। तो इनाम हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इनाम जो होगा वो बच्चे को एक्सटर्नली मोटिवेट करता है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे श्री संदीप माहेश्वरी सर का जो आप लोग वीडियो देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो तुरंत आपके अंदर आग लग जाती है कि मैं ये कर जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे 2 से 3 दिन बाद आपके अंदर की वो आग धीरे धीरे शांत होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन एक्सटर्नल था। आपको एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा जिसमें अभी नैतिकता नहीं आई है, जैसे कि 3 से 4 साल का बच्चा, उससे आप बोल करके देखिएगा कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा और आपको एक गिलास पानी ला करके देगा। आपको क्या लग रहा है कि वो आपके कहने से पानी ला करके दिया है? नहीं, वो चॉकलेट की लालच में पानी ला करके दिया है। चॉकलेट यहां पर क्या है? वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, रिवार्ड है, इनाम है, पारितोषक है। लेकिन एक समय ऐसा भी तो आएगा ना कि जब बच्चे का मन चॉकलेट से भर जाएगा, क्योंकि वो बार बार चॉकलेट की डिमांड करेगा, और आपकी मजबूरी है कि आपको अगर पानी मंगवाना है तो उसको चॉकलेट देना ही पड़ेगा। मतलब पानी कहने का मतलब कि कोई भी काम करवाना है तो उसको चॉकलेट देना ही पड़ेगा। अब एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब बच्चे का मन चॉकलेट से भर जाएगा, यानी आप उसको लाख चॉकलेट देते रहिए, उसके बाद भी वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट के लालच में काम कर रहा था। अब चॉकलेट यहां पर एक्सटर्नल मोटिवेशन था, यानी एक सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद से एक्सटर्नल मोटिवेशन काम ही नहीं करता है, इसलिए ये हमेशा निगेटिव माना जाता है। एक ही विकल्प बचा, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रोत्साहन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई काम बच्चा कर रहा है तो उस काम में अगर उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएगा कि हाँ, ये मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे और पढ़ना है। थोड़ा सा और कुछ काम किया, उसमें अगर कुछ प्रोग्रेस हुआ तो उसको और मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ये प्रोत्साहन जो होता है वो एक तरीके से बच्चे को इंटरनली मोटिवेटेड करता रहता है हमेशा के लिए। जैसे कि आपने स्किनर का सिद्धांत देखा था, उसमें उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की थी, पुनर्बलन की बात की थी, इंसेंटिव की बात की थी। तो उसमें क्या होता था कि जो चूहा होता था वो जब लीवर पर पैर रखता था तो उसको खाने के लिए कुछ मिलता था, तो उसको खाना यहां पर इंसेंटिव हो गया, प्रोत्साहन हो गया कि जब कोई पुनर्बलन बच्चे को मिल रहा है किसी काम को करने के बाद से, तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहेगा। यानी बच्चे को कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहेगा। जैसे कि बच्चा कुछ पढ़ाई कर रहा है, कुछ उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो उसके टीचर ने उसको शाबाशी दी, अब वो उसको और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो वही तो बोला जा रहा है। तो ये बच्चे को इंटरनली मोटिवेटेड करता है, और इंटरनल मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और यही हमसे पूछा गया कि प्रेरणा आमतौर पर किसके बाद होनी चाहिए? तो ये प्रोत्साहन के बाद होनी चाहिए। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक क्लास मॉनिटर चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए? यानी कि एज ए टीचर अगर आप हैं कक्षा में तो कैसे कक्षा के मॉनिटर को चुनेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया शैक्षणिक प्रदर्शन। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर मॉनिटर नहीं चुनना चाहिए। क्यों नहीं चुनना चाहिए? देखिए ध्यान से समझिएगा। मॉनिटर हम लोग क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं ताकि वो कक्षा के अन्य बच्चों को एक तरीके से अनुशासित रख पाए। अब मान लीजिए कि कक्षा में एक ऐसा मॉनिटर आपने चुन लिया जो कि शैक्षणिक प्रदर्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यानी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन वो प्रतिभाशाली है इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि उसमें नेतृत्व करने की भी क्षमता होगी। वो प्रतिभाशाली है इसका मतलब कतई भी नहीं है कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी। और ये भी हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा जब प्रतिभाशाली हो तो हो सकता है कि अन्य बच्चे उसको पसंद ना करते हो। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, जैसे एक मूवी आपने देखा होगा 3 इडियट, कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप कर जाता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक टीस रहती है कि यार वो टॉप कर गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे थोड़ा निगेटिविटी उसमें आ जाती है। तो जब शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर हम लोग मॉनिटर को चुनते हैं तो बच्चे हो सकता है कि उसकी बातों को इग्नोर कर दें या फिर उसके अनुशासन को फॉलो ना करें। इसलिए जरूरी यह है कि हम बच्चों के पसंद को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर को चुने, ताकि वो मॉनिटर जो लोकप्रिय है कक्षा में, कहीं ना कहीं सभी बच्चों को नेतृत्व कर पाएगा और सभी बच्चे उसकी बात भी मानने के लिए प्रेरित रहेंगे। तो शैक्षणिक प्रदर्शन निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शारीरिक गठन की बात की गई है। तो देखिए ये शैक्षणिक प्रदर्शन यानी कि संज्ञानात्मक स्तर की बात कर रहा था, शारीरिक गठन यानी कि शारीरिक विकास की बात कर रहा था। तो किसी एक पक्ष को केवल ध्यान में रख करके आप मॉनिटर नहीं चुनते हैं, क्योंकि मॉनिटर क्या होता है कि कक्षा में जब टीचर नहीं है तो उस दौरान टीचर का भी रोल कहीं ना कहीं वो अदा करता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसको संज्ञानात्मक स्तर भी उच्च होना चाहिए। अब कोई मान लीजिए कि बहुत
बॉडी बिल्डर है लेकिन उसका संज्ञानात्मक स्तर ठीक नहीं है, यानी वो बच्चों को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है या फिर नहीं पढ़ा पा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। चौथा देखिए शिक्षा की पसंद का, यह भी विकल्प नेगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक की भी सहभागिता होनी आवश्यक है। अब शिक्षक किसी एक ऐसे बच्चे को पसंद करता है जो कि कक्षा के बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो यह भी नेगेटिव हो गया ना। एक ही विकल्प बचा छात्रों की पसंद का। यहां पर क्या होगा कि इससे लोकतंत्र की भावना उत्पन्न होगी कि हां मेरे से भी पूछा गया कि कौन हमारा कक्षा का मॉनिटर होगा। जिस प्रकार से हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया है कि सभी जनता को अपना मत देने का अधिकार है, उसी प्रकार से कक्षा में भी लोकतांत्रिक माहौल होगा अगर छात्रों की पसंद का कक्षा का मॉनिटर चुना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज्यादा पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा संतोष किससे मिलता है? एक अच्छे शिक्षक को सबसे ज्यादा संतोष किससे मिलता है, यह हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया है आसपास के व्यक्तियों में अपनी लोकप्रियता, तो टीचर जो है वो लोकप्रियता का भूखा नहीं है, विकल्प गलत हो गया। ऊंची हैसियत, यानी कि देखिए शिक्षा को आप पैसे से तो नहीं तोल सकते कि हाँ एक टीचर के पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सभी चीजें हो, तो उच्च हैसियत भी टीचर को मोटिवेट नहीं करता है। देखिए आप कुछ चीजों को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अलावा आपको पहले के भी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। आज भले ही शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सिर्फ पैसे कमाना उनका उद्देश्य है, तो आप इसको नहीं देख सकते। आपको यहां पर एक अच्छे शिक्षा की बात की गई है। जैसे कि पहले क्या होता था, गुरुकुल पद्धति में ना तो कोई फीस होती थी ना कुछ होता था, आपका क्या होता था, भिक्षा मांग करके वहां के जो टीचर्स होते थे और बच्चे होते थे भिक्षा मांग करके ये सब चीजें करते थे, तो वहां पैसा कमाना उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है शिक्षक का। यहां तो आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो गया कि शिक्षा को एक बाजारीकरण के तौर पर देखा जा रहा है, एक पैसे कमाने की चीज के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये उच्च हैसियत, पैसा कमाना, लोकप्रियता, ये कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है शिक्षक का, तो ये विकल्प गलत हो गया। आर्थिक लाभ, ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा सम्मान और प्रतिष्ठा। टीचर हमेशा सम्मान और प्रतिष्ठा का भूखा रहता है। अगर कोई शिक्षक उससे आगे निकल रहा है तो वो टीचर के लिए सम्मान की बात है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकला। अगर कोई राष्ट्र का निर्माता का उसे दर्जा दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक के लिए सम्मान की बात होती है। तो टीचर जो होता है वो इसी के लिए भूखा है कि हाँ कम से कम जो बच्चे हैं वो मेरी इज्जत करें, समाज मेरी इज्जत करें। पैसा और ये सब लोकप्रियता उसके लिए मायने नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्कूल के गेट के पास अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? घटिया भोजन सामग्री की बात की जा रही है। जैसे स्कूल के बाहर बहुत सारे स्टॉल लगते हैं ना, तो वहां पर कोई एक स्टॉल है जो कि घटिया भोजन सामग्री बेच रहा है, तो उसको आप बच्चों को मना करना चाहते हैं कि आप ये मत खाइए, आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप कैसे बच्चों को रोकेंगे? देखिए पहला दिया गया, विक्रेताओं को स्कूल गेट के पास से हटवाएंगे। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उस विक्रेता का भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपना स्टॉल कहीं पर भी लगा सकता है, अपना बिजनेस कहीं पर भी शुरू कर सकता है। उसको लोकतंत्र मतलब कि संविधान उसको अधिकार दिया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। और आप कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई खाने की जो वस्तु है वो उच्च गुणवत्ता का नहीं है, तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्तर के हैं। हो सकता है कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा हो जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त ना हो लेकिन बड़ों के लिए उपयुक्त हो। तो FSSAI से वो अगर अप्रूव्ड है तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं हो सकता लेकिन बड़ों के लिए तो है। तो उसका भी तो संविधान अधिकार देता है कि आप कहीं पर भी अपनी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए कहेंगे। यह भी विकल्प निगेटिव है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बच्चे को बिल्कुल कक्षा में बंद ही रख लेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को बाहरी परिवेश से भी जोड़ना है, यानी आप बच्चे को कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। विकल्प निगेटिव हो गया। और वैसे भी स्कूल जब छुट्टी होगा तब तो कभी ना कभी तो बच्चा बाहर जाएगा, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी थी हम बच्चे को कैसे इस बात के लिए मोटिवेट करें कि बच्चे आप उस चीज को मत खाइए। सब काम अगर प्रिंसिपल ही देखेगा तो फिर एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उसे ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। यह बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अब यहां पर बच्चे को आप प्यार से समझाएंगे कि बेटा ये सभी चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और इसके बाद से बच्चे कहीं ना कहीं उन चीजों को समझेंगे और उसको खरीदने से रुकेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कुछ एक छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हैं तो आप क्या करेंगे?
देखिए पहला दिया गया छात्रों को डराने के लिए उनमें कुछ को निष्कासित कर देंगे। डराना किसी भी प्रकार से हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि डर की वजह से, डर जो है वो एक निगेटिव इमोशन है। डर क्या है? वो निगेटिव इमोशन है, और जो बच्चे का इमोशन होता है, जो संवेग होता है, वो बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे ऐसे आप समझिए, मान लीजिए कक्षा में सभी बच्चे खुशी की मुद्रा में खुश हैं, तो उस समय जो बच्चे का ध्यान होगा वो पूरी तरीके से अधिगम पर होगा। लेकिन अगर बच्चा किसी कारण को लेकर के दुखी है, तो दुख क्या है? वो निगेटिव इमोशन है, नकारात्मक संवेग है, और इस वजह से उसका पूरा फोकस उस दुख के कारण पर होगा, ना कि अधिगम पर होगा। यानी कि जो इमोशंस होते हैं वो बच्चे के संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिव तौर पर प्रभावित करेगा, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। अब यहां पर डरना जो है, डरना निगेटिव इमोशन है, जिससे बच्चा निगेटिव तौर पर उसका संज्ञान प्रभावित होगा, इसलिए विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रिंसिपल को सख्ती से रिपोर्ट करेंगे, यह भी विकल्प निगेटिव है। जहां पर भी शक्ति वर्ड दिख जाए, बच्चों के साथ हमें सख्ती करनी ही नहीं है, बच्चों के साथ सख्ती करनी ही नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी ध्यान से समझिएगा, यहां पर यह कहा जा रहा है कि अनुशासन में बाधा डालते हैं, तो अनुशासन में बाधा अगर बच्चे डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एज ए टीचर हमारी गलती है। जैसे कि बच्चे को अगर कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो अगर बच्चे को क्यूरियोसिटी उत्पन्न करें, उसके मन में जिज्ञासु बनाएं उसको, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज को जानने के लिए तत्पर होगा, खुद से जानने के लिए तत्पर होगा, क्योंकि वो उस चीज में रुचि ले रहा होगा, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है जानने के लिए। जब बच्चे में जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा उस चीज को करने के संदर्भ में, करके सीखने के संदर्भ में। जब बच्चा खुद से करके सीखेगा तो वो किसी दूसरे काम में उसका मन भटकेगा ही नहीं। यानी बच्चे के अंदर रुचि पैदा करना मेन उद्देश्य होता है, ताकि बच्चा स्व अनुशासित हो, बाहर से उसको अनुशासन की जरूरत ही नहीं है। जीन पियाजे ने यहां तक कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, वो हर चीज को जानने के इच्छुक हैं, बशर्ते उसको सही विधि से पढ़ाया जाए। तो एज ए टीचर हो सकता है कि हम सही विधि का प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं, इस वजह से बच्चा रुचि नहीं ले पा रहा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, उन छात्रों को सख्त सजा देंगे। सजा चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए, जब एज ए टीचर हम बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं ताकि बच्चे हमसे डरे नहीं, बल्कि हम दोस्त की तरह उसके साथ व्यवहार करें, ताकि बच्चा किसी भी चीज को लेकर के, चाहे कोई प्रश्न हो, चाहे उसके मन में कोई जिज्ञासा हो, उसको लेकर के हमारे पास आए, हमसे प्रश्न पूछे, तो बच्चा कहीं ना कहीं एक तरीके से सीखने में बिजी रहेगा। और जब बच्चा सीखने में बिजी रहेगा तो अन्य काम में उसका मन नहीं लगेगा, मतलब कि इधर उधर फालतू के कामों में वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है? यानी कि कोई टीचर कैसे पसंदीदा बच्चों का बनेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, उन्हें अपना गृह कार्य पूरा करने में मदद करके। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, बच्चा खुद करके सीखेगा संरचनावाद के हिसाब से। यानी कि जब गृह कार्य, जब उसका होमवर्क टीचर कर दे रहा है और अगर बच्चा खुश हो रहा है, तो फिर अगर बच्चे की जगह टीचर परीक्षा भी दे दे, तब तो बच्चा और खुश हो जाएगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इस हिसाब से बच्चा कहां कुछ सीख रहा है, बच्चा खुद करके सीखेगा, और उसका करने वाला जो काम था, गतिविधि था, वो तो टीचर कर दिया। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें बच्चा कुछ नया सीख ही नहीं रहा है, विकल्प निगेटिव हो गया। उन्हें कहानियों और चुटकुले सुना करके, तो कहानी और चुटकुले के माध्यम से बच्चे को क्रिएटिव बनाया जा सकता है, कहीं ना कहीं उसमें चिंतनशील बनाया जा सकता है। लेकिन पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह विकल्प नहीं कहा जा सकता, विकल्प निगेटिव हो गया। उन्हें पाठ्यक्रम तेजी से पूरा करा करके, तो देखिए पाठ्यक्रम को पूरा कराना, जब तेजी से पूरा कराने की बात की जाती है तो वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि कई टीचर आप लोगों ने देखा होगा बीए, बीएससी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएड, बीटीसी के दौरान, कि कुछ टीचर ऐसे होते थे जो कि केवल कॉपी भरते थे, आपसे केवल टॉपिक लिखवा देते थे। तो क्या आप उन्हें पसंद करते थे? नहीं, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल, एज ए छात्र, हमारा ये होता था कि हम कैसे भी करके उस टॉपिक को सीखे, क्योंकि बच्चे को टॉपिक को सिखाना उद्देश्य होता है, ना कि उसको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना। जब उसको आप लिखा रहे हैं, केवल कंप्लीट करा रहे हैं, वो तो किताब में पहले से मौजूद है। तो फिर एज ए टीचर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां निभाई? तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उनके साथ सहानुभूति तरीके से व्यवहार करके। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चा के मन में जब यह मैसेज जाएगा कि हाँ टीचर मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तब वो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं टीचर को पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था,
एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरीके से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह है, यानी कि एक टीचर के रूप में आप किस प्रकार से व्यवहार करना चाहेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया जैसा परिस्थिति के अनुसार उचित हो, परिस्थिति के अनुसार जैसा उचित हो वैसा व्यवहार करने की बात की जा रही है। मान लीजिए एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, अब परिस्थिति तो ये कहती है कि हम उसे पीट दें, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं कुछ बदमाशी करते हैं तो हम उनको पीट देते हैं, अच्छे से कूट देते हैं, लेकिन स्कूल में ये आप कर ही नहीं सकते। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको पूरी तरीके से निषेध करती है। अगर आप किसी बच्चे को पीट रहे हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आरटी एक्ट में ये बातें लिखी गई हैं। तो ये किसी भी परिस्थिति के अनुसार जो उचित हो वो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत अगर बच्चा बदमाशी करा तो आप जाकर भी उसको नहीं पीट सकते हैं, शारीरिक दंड दे ही नहीं सकते हैं। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया निरंकुश। अब आप बिल्कुल निरंकुश भी नहीं हो सकते हैं कि आप जो भी बच्चा कर रहा है वो करने दीजिए, या फिर आप डोमिनेंट नहीं हो सकते कि मैं ही जो चाहूंगा वो कक्षा में हो, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सबके लिए स्वेच्छाचारी, सबके लिए स्वेच्छाचारी यानी कि जो बच्चे करना चाहें उसे करने दीजिए, उस सेंस में है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। इस प्रकार से जो बच्चा अगर कक्षा नहीं आना चाहता है फिर तो आप कक्षा में नहीं आने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, तो ये निगेटिव हो गया ना, फिर बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा इसका निगेटिव तौर पर, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहने का मतलब कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में सबको समान अवसर दिया जाता है बढ़ने का, उसी प्रकार से कक्षा में आप सभी बालकों को एक नजरिए से देखेंगे, उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि को आप ध्यान में ना रखते हुए सबको एक समान एक नजरिए से देखेंगे। ये व्यवहार होना चाहिए टीचर का कक्षा में बच्चों के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासन हीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? यानी छात्र पहले अच्छा था, उसका व्यवहार पहले अच्छा था, लेकिन कुछ ना कुछ घटना घटित हुई होगी जिसकी वजह से वो अब अनुशासनहीन हो गया है। तो आखिर वो कौन सी घटना है, उस घटना को जानने की कोशिश करेंगे एज ए टीचर हम। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, ये विकल्प निगेटिव है। जब बच्चा 5 से 6 घंटे विद्यालय में पढ़ा रहा है तो वहां पर जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एज ए टीचर आपकी है, ना कि माता पिता की है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, ये भी विकल्प निगेटिव है, और अब प्रत्येक कक्षा में प्रिंसिपल जाकर के थोड़ी बच्चे को कंट्रोल में करेंगे, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए उसे ठीक करने के लिए सख्ती से दंडित करेंगे। दंड हमेशा निगेटिव होता है, चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उसकी समस्या जानने और उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका व्यवहार जब अच्छा था, अच्छा छात्र था, तो अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्या कारण था कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उस समस्या को जानने की कोशिश करेंगे, और उस समस्या हो सकता है कि उस समस्या की वजह से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ हो, तो उस समस्या को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की में बच्चे की मदद करेंगे, और इससे बच्चे का व्यवहार फिर से अच्छा किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? मतलब कि किसी पेरेंट ने, किसी माता पिता ने आकर के एज ए टीचर कक्षा में आपको यह बताया कि उनका जो बेटा है, उनका जो बच्चा है वो क्या करता है कि झूठ बोलना शुरू कर दिया है और होमवर्क भी नहीं करता है, इग्नोर कर देता है होमवर्क करना, उसकी परवाह नहीं करता है, तो एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे। बच्चा को दंड देना ही नहीं है, चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, जहां पर भी दंड दिख गया आपको विचार करना ही नहीं है, ये भी हमेशा गलत ही होगा। तीसरा देखिए कुछ खास परवाह नहीं करेंगे, कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इस बारे में पहले से ही पता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। माता पिता को पता है तभी तो वो आपको बता रहे हैं कि आप इसको कंट्रोल करिए। तो एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चा अगर होमवर्क नहीं कर रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि होमवर्क की परवाह नहीं करता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसके लिए टीचर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चे के प्रति जो उसकी पढ़ाई है उसमें वो रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टीचर का ये जिम्मेदारी होता है कि बच्चे, देखिए बच्चा, आज हम लोग कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, यानी जो कुछ भी बच्चा करेगा खुद से करेगा, लेकिन वहां पर एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चा खुद से करने के लिए प्रेरित तो हो, इंटरनली मोटिवेटेड तो हो। इसके लिए जरूरी ये है कि जो कुछ भी वो पढ़ाई कर रहा है उसमें उसकी रुचि उत्पन्न हो। रुचि कैसे उत्पन्न होगी? जब बच्चा उसको जानने के लिए जिज्ञासु होगा, तो ये काम टीचर का होता है, यानी बच्चे के कंटेंट के प्रति हम उसको जिज्ञासु नहीं बना पा रहे, तभी उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा और तभी वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है अपना होमवर्क करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि एक तो हम बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पा रहे उसमें रुचि उत्पन्न करके, ऊपर से हम उसको इग्नोर भी कर रहे हैं कि होमवर्क नहीं कर रहा है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं मत करो, तो ये निगेटिव हो गया ना, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे और उसे अपमानित करेंगे। देखिए
कोई भी ऐसा काम जो बच्चे को नीचा दिखाए, अपमानित करे, या फिर कोई भी निगेटिव इमोशंस उसमें जनरेट करे, वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? इसीलिए आपको बीएड बीटीसी में संवेगात्मक विकास पढ़ाया जाता है, संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो बच्चों के जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग होते हैं, उससे पूरी तरीके से प्रभावित होता है। अगर पॉजिटिव इमोशन है, बच्चा खुश है, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा, और अगर निगेटिव इमोशन है, बच्चा डरा हुआ है या फिर लज्जा महसूस कर रहा है, तो वो उसके संज्ञान को प्रभावित करता है निगेटिव तौर पर। इसलिए अपमान जो है, इससे बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट होगा, जो कि उसके संज्ञान को पूरी तरीके से निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। तो ये विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उस बच्चे के प्रति ज्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब उस बच्चे को लेकर के एज ए टीचर हम थोड़ा सा जागरूक बनेंगे कि आखिर बच्चा इस प्रकार से होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, यानी उसका कहीं ना कहीं हम क्रियात्मक अनुसंधान करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो शिक्षण विधि में पढ़ा रहा हूं, जिस विधि से, उससे बच्चा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उसे समझ में आएगा तो वो जिज्ञासु बनेगा, रुचि लेगा, और रुचि लेगा तो कहीं ना कहीं अपना होमवर्क करेगा। तो यहां पर उस बच्चे के प्रति हमें सतर्क रहना होगा, हमें खुद से भी अपना मूल्यांकन करना होगा कि क्या मैं शिक्षण विधि जो पढ़ा रहा हूं, क्या वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है या फिर क्या है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चे के प्रति सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त किस बात को माना जाता है। मतलब कि एक शिक्षक का आप प्रशंसा क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या कारण होना चाहिए ताकि हम शिक्षक का प्रशंसा करें। चौथा विकल्प दिया गया है अधिकार और ताकत। ताकत यानी कि डोमिनेंट होने की बात की जा रही है, यानी कि समाज में वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। वहां पर ताकत नहीं दिखाना है, बल्कि बच्चे में ज्ञान का संचार करना है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समाज में लोकप्रियता। तो ये भी कोई पैमाना नहीं होता है कि कोई टीचर बहुत लोकप्रिय है तो हम उसको सम्मान की नज़र से देखेंगे, प्रशंसा करेंगे, बल्कि ये ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे के प्रति वो लोकतांत्रिक व्यवहार करे और शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से कर पाए। लोकप्रियता कोई पैमाना नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, उसकी आर्थिक हैसियत। अब कोई टीचर बहुत अमीर है लेकिन वो शिक्षण कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप उसको सम्मान की नज़र से देखेंगे, क्या उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर के लिए हैसियत मायने ही नहीं रखता है। वो टीचर का काम क्या होता है कि वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाए। तो यहाँ पर उसका ज्ञान क्या है जो कि बच्चे को पढ़ाएगा, इसके अलावा उससे सम्मान की नज़र से ये पैमाना होना चाहिए शिक्षक का प्रशंसा करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ज्ञान और सम्मान इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि एज ए प्राइमरी टीचर हमें किस बात को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। माता पिता के साथ बातचीत। ये बात ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन सबसे प्रमुखता नहीं है। कहने का मतलब देखिए, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो ये भी जरूरी है, एक पार्ट है एजुकेशन का, लेकिन ये सबसे प्रमुख नहीं है, इसलिए निगेटिव हो गया, क्योंकि हमसे सबसे प्रमुख पूछा गया था। ठीक है, दूसरा दिया गया साथी शिक्षकों को समझना। ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एज ए टीचर जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाना हमारा उद्देश्य है, यानी जो विकल्प बच्चों की बात करेगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया समुदाय को समझना। ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बच्चा बच्चों को समझना, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, और बच्चों को समझने के लिए ही 2 साल के कोर्स में आपको बीएड और बीटीसी के दौरान आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, ताकि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझें। वो क्यों बीएड बीटीसी में पढ़ाया जाता है? ताकि आप बच्चों को समझ पाए, उनकी साइकोलॉजी को समझ पाए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। प्रारंभिक शिक्षक को सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस पर देनी चाहिए? बच्चों को समझने में। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आमतौर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आवश्यकता किसमें दिखती है। अब पढ़ाई की आवश्यकता किसको है? पढ़ाई की आवश्यकता किसको है? चौथा दिया गया अपंग छात्रों को। तो ऐसा थोड़ी है कि जो अपंग नहीं है वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो ये तो निगेटिव हो गया। इसके बाद से कमजोर छात्रों को, और जो प्रतिभाशाली है क्या वो पढ़ाई की उसकी आवश्यकता नहीं है? ये भी गलत हो गया। छात्राओं को, तो फिर छात्र क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सभी छात्रों को। आरटी एक्ट ये कहता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसमें किसी से भी भेदभाव नहीं किया गया कि जो कमजोर होगा वो पढ़ेगा, जो अपंग होगा वो पढ़ेगा, जो छात्रा होगी वो पढ़ेगा, सभी की बात की गई है। ठीक है, तो बिना किसी भेदभाव के। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सभी सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब। छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार कब आएगा? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, माता पिता सक्रिय और सहयोगी हों। देखिए,
स्पष्ट सुधार की बात की जा रही है, तो अधिगम क्या होता है? क्योंकि पढ़ाई की बात की गई है, पढ़ाई यानी सीधे तौर पर अधिगम, सीखने से संबंधित। तो अधिगम ये कहता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे अधिगम बोलेंगे। अब प्रयास कौन करेगा? बच्चा ही तो करेगा, क्योंकि उसे ही तो सीखना है। तो यहां पर माता पिता सक्रिय और सहयोगी हो, यह बच्चे के लिए थोड़ा पॉजिटिव तो जरूर होगा, लेकिन इससे स्पष्ट सुधार नहीं देखने को मिलेगा जब तक बच्चा खुद तत्पर नहीं होगा करके सीखने के संदर्भ में। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया, संस्थान का प्रमुख सतर्क और असरदार हो। संस्थान का प्रमुख यानी कि प्रिंसिपल की बात की जा रही है, किसी इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है उसकी बात की जा रही है। सतर्क होना चाहिए और असरदार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यह भी कहीं ना कहीं स्पष्ट सुधार में आवश्यक तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा खुद सक्रिय हो, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करे। देखिए, यह भी विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि स्पष्ट सुधार कब आएगा? जब बच्चा खुद करेगा तभी तो आएगा। ऐसा थोड़ी है कि प्रिंसिपल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और वो जबरदस्ती बच्चे को पढ़ा लेगा, ऐसा थोड़ी है। जब तक बच्चा खुद पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक प्रिंसिपल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, क्योंकि तत्परता का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थांडाइक के नियम के अनुसार बच्चा जब खुद से तत्पर होगा तभी अच्छे तरीके से सीख पाएगा। यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, शिक्षक सक्रिय हो, तो यह भी पॉजिटिव तो जरूर है, फिर भी निगेटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा में कहने का मतलब कि बालक केंद्र में है, लेकिन टीचर निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, वो भी सक्रिय होना चाहिए। यह बात तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्पष्ट रूप से सुधार कब आएगा? जब बच्चा खुद सक्रिय हो। बच्चा खुद सक्रिय हो यानी कि ये तीनों जो विकल्प मैंने काटा है ये सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा जरूरी यह है कि बच्चा खुद सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करे। क्योंकि टीचर कितना भी एक्टिव बोले, प्रिंसिपल कितना भी एक्टिव बोले, माता पिता कितने भी एक्टिव बोले, जब बच्चा खुद सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लेंगे वो नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहा जा रहा है छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर छात्र सक्रिय यानी कि छात्र तत्पर है सीखने के लिए, और जब बच्चा तत्पर होगा तो प्रयास करेगा और प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसी को तो सीखना बोलते हैं। तो यही तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है? वन्य जीवन यानी कि जो जंगल में जीवन होता है जंतुओं का, उसके आधार पर बच्चों को कुछ बताना है, तो कौन सा सामग्री सबसे उपयुक्त होगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, बच्चों के विद्यालय को एनसीएफ 2005 उसके परिवेश से जोड़ने, बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। यानी जो कुछ भी बच्चे को शिक्षा देनी है वो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दिया जाना चाहिए, ये एनसीएफ कहता है। अब वन्य जीवन के बारे में बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? जब बच्चा खुद से अनुभव प्राप्त करे उस वन्य जीवन को देख करके। और खुद से अनुभव कैसे प्राप्त करेगा? जब वो शैक्षणिक भ्रमण करेगा उस वन्य जीवन को देखने के लिए। तो यहां पर शैक्षणिक भ्रमण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभव को आधार बना करके ही उसको आगे की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव यानी बच्चा खुद देखा होगा तभी तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, कहा जा रहा है मॉडल जो है यानी कि जैसे कि साइंस में आप मॉडल बनाते हैं तो उसकी बात की जा रही है। तो बच्चा इसको देख करके नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि बच्चा जब प्रत्यक्ष तौर पर देखता है तभी चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। फिल्म प्रदर्शन यानी कि आप विजुअल क्लिप्स दिखा रहे हैं तो यह भी कहीं ना कहीं निगेटिव है, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष नहीं देख रहा है। चौथा देखिए, स्लाइड प्रदर्शन यानी पीपीटी की बात की जा रही है, तो यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बच्चा दौरा का मतलब क्या हो गया कि वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर जाकर के बच्चा अनुभव प्राप्त कर रहा है, यानी कि सीधे तौर पर यह शैक्षणिक भ्रमण से जुड़ा हुआ है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तिगत ध्यान या फिर शिक्षा किसके लिए वांछनीय मानी जाती है? वांछनीय यानी कि किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए जरूरी है व्यक्तिगत शिक्षा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सभी छात्र। देखिए कक्षा में अगर 50 छात्र हैं तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 50 बच्चे पर अलग अलग ध्यान दे पाए? नहीं ध्यान दे पाए। अब मान लीजिए कि 50 में से अगर 40 बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, 40 बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं और 5 बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और 5 बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो इन 40 बच्चे जो नॉर्मल है वो सामान्य तौर पर तो सीख ही रहे हैं। अब प्रत्येक बच्चे पर हम इंडिविजुअल ध्यान भी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम 10 बच्चे जो हैं जो कि बहुत प्रतिभाशाली है और बहुत कमजोर है, तो इन पर हम इंडिविजुअल अलग अलग ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा वो और ज़्यादा उत्सुक होगा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो वहाँ पर एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। उसकी जिज्ञासा को कैसे शांत करेंगे? जब उसको जो चीज़ वो पढ़ना चाहता है वो कॉन्टेंट ला करके दें। तो यानी कि
आप उसको कंटेंट ला करके अलग से दे रहे हैं, यानी कि वो अलग से ध्यान दे रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गया। यानी जो बहुत प्रतिभाशाली है उसके लिए अलग से ध्यान देना पड़ेगा, और जो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर यानी कि इन 40 बच्चों में जो सामान्य तौर पर कक्षा में पढ़ाने से सीख जा रहे हैं, ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कमजोर है, सामान्य तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। तो आप इसको छोड़ तो सकते नहीं है, इंडिविजुअल आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर इनकी कमी क्या है, क्यों ये नहीं सीख पा रहे हैं, क्या ये डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं, क्या डिस्ग्राफिया से जूझ रहे हैं, इनकी समस्या क्या है। इनकी समस्या को जानने के लिए आपको अलग अलग इनको कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना होगा। अलग अलग मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान दे रहे हैं। तो ये किस किस बात पर निर्भर कर रहा है कि अगर कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली, तो भी आपको इंडिविजुअल उस पर ध्यान देना होगा कि उसके जिज्ञासा को शांत करने के लिए उच्च स्तर की कंटेंट उसको ला करके देना होगा। और अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, बहुत कमजोर है, धीमे तरीके से सीख रहा है, तो भी आपको अलग से उस पर ध्यान देना होगा, ताकि वो सभी बच्चों के साथ मिलकर के कम से कम चल पाए। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया सभी छात्र, तो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि सभी छात्र में आपके नॉर्मल बच्चे भी आ रहे हैं, तो नॉर्मल बच्चे पर अलग अलग ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 मिनट के पीरियड में हम सभी बच्चे पर अलग अलग ध्यान दे पाए। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, धीरे सीखने वाले बच्चे, ये बात मैंने आपको बताया था कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है या फिर पिछड़ रहा है, तो आप उसको अलग से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ताकि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चला जा सके। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गया। चौथा देखिए, बुद्धिमान और प्रतिभावान बच्चे, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिज्ञासु है और चीजों को जानने के संदर्भ में, तो आप उसको मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी जिज्ञासा को शांत करना ही पड़ेगा एज ए टीचर हमें, तो उसे उच्च क्वालिटी का या फिर उच्च कंटेंट आपको ला करके देना होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 इसका विकल्प सही होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है 2 और 3 दोनों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कंफ्यूज भी कर देगा। चलिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं? कौन सा मुख्य कारण है जिसके वजह से स्कूल बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया रोचक शिक्षण विधियों की कमी। कहा जा रहा है कि इंटरेस्टेड जो शिक्षण विधि है उसका प्रयोग टीचर के द्वारा नहीं किया जा रहा होगा, हो सकता है ये भी कारण हो, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर हो सकता है। दूसरा देखिए, छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी, यानी कि रोचक विधि नहीं होगी तभी तो रुचि नहीं ले रहे होंगे बच्चे, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये पहले पर निर्भर कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। चौथा देखिए, छात्रों के घर से स्कूल की दूरी, तो ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि आज आप लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा अगर सरकारी स्कूल बहुत दूर है तो उसके लिए बस भी सुविधा दी जाती है, आप लोग दूर दराज के इलाकों में देखेंगे तो, और प्राइवेट स्कूल तो बस की सुविधा दे ही रहे हैं, तो स्कूल से दूरी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक नहीं है, तो निगेटिव हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया। शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। कैसे एप्रोप्रिएट है, ध्यान से समझिएगा। अगर टीचर एकदम डोमिनेंट है कि नहीं, मैं इसी शिक्षण विधि का प्रयोग करूंगा चाहे जो भी हो जाए, बच्चा सीखे या ना सीखे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे से मतलब है एज ए टीचर कि मैं जो विधि अपना रहा हूं उसी विधि से केवल पढ़ाऊंगा, तो यहां पर टीचर का कठोर रवैया सामने आया। अब जो शिक्षण विधि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, जबरदस्ती उसको पढ़ाना, यानी कहीं ना कहीं इससे बच्चे में रुचि की कमी होगी, तो ये किस पर निर्भर किया? दूसरे पर। इसके अलावा अगर टीचर डोमिनेंट है कि नहीं मैं इसी विधि से पढ़ाऊंगा, यानी कि कहीं ना कहीं रोचक विधि से वो टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तो पहला वाला विकल्प जो है वो भी किस पर निर्भर किया? दूसरे पर। यानी कि पहला और तीसरा विकल्प, ध्यान से समझिएगा, पहला और तीसरा विकल्प पहले से इंक्लूडेड है विकल्प नंबर 2 में, क्योंकि अगर टीचर बहुत ज्यादा कठोर हुआ कि नहीं मैं अपने विधि से ही पढ़ाऊंगा, तो वो भी हो सकता है कि वो जो विधि अपना रहा वो रोचक ना हो बच्चों के लिए, तो ये तो पहले से इसमें शामिल हो गया। और ये भी तो हो सकता है ना, जब रोचक नहीं है तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, तो रुचि नहीं लेंगे तो ये भी इसमें शामिल हो गया। यानी कि कठोर रवैया ये पहले और तीसरे विकल्प को अपने में समाहित किया हुआ है, इसलिए अब ये संकुचित हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, और चौथा तो पहले से गलत था, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है? ध्यान से समझिएगा, छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है स्कूल में, ये हमसे पूछा जा रहा है। छात्र संघ यानी कि सीधे तौर पर छात्रों का ग्रुप समझ लीजिए, संघ समझ लीजिए, इसको गठित करने का क्या प्रभाव होता है? तो इससे बच्चे में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे, क्योंकि छात्र संघ जब होगा तो उसका कोई एक लीडर होगा जो कि पूरे ग्रुप को लीड कर रहा होगा, तो इससे नेतृत्व करने की क्षमता का ही तो विकास होगा। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, यह अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चे नेतृत्व कर पा रहे हैं तो इसमें अनुशासन नहीं आएगा, निगेटिव हो गया। छात्रों का समय बर्बाद होता है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। शिक्षकों का कार्यभार बढ़ता है, यह भी निगेटिव है,
क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका भार कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मेन एम ये है कि बच्चों के अंदर वो कौशल को विकसित करना है, चाहे इसके लिए टीचर को अतिरिक्त समय क्यों ना देना पड़े। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि टीचर की बात कर रहा था, बच्चों की बात नहीं कर रहा था। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, केवीएस पीआरटी 2013 पेपर के सीडीपी पार्ट के 20 प्रश्नों को आपने देखा। चूंकि 20 प्रश्न अभी बाकी है, अगर इसी वीडियो में मैं आगे के 20 प्रश्नों को कंटिन्यू करूं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आगे के 20 प्रश्नों को आप अगले पार्ट में देखेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।